हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे क्विक रिवीजन सीरीज करके एक फाइल मिलेगी, उसके अंदर सारी वीडियोस अवेलेबल है। आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि आखिर ये सेल ऑर्गेनेल्स है क्या, इनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सेल के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या है कि इनके पास खुद का मेम्ब्रेन होता है। जैसे दो तरह के सेल होते हैं ना यार, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जब हमने डिफरेंस की बात की थी तो हमने वहां पे क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो क्या बात हो गई कि सेल के पास तो सेल का मेम्ब्रेन है ही, लेकिन उसके अलावा इन सेल ऑर्गेनेल्स के पास खुद का मेम्ब्रेन होता है। तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। बात आती है कि इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का हमारे सेल में सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यार, हमारा ये जो सेल है बहुत सारे फंक्शंस को शो कर रहा है। क्या? आवर सेल परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एंड दैट ऑर्गेनेल्स आर यूजफुल बिकॉज ये क्या करते हैं ना कि जो बहुत सारे काम है अपने आप में ये डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि द अलाउ द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड या फिर दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सेल। तो थोड़ा लिख लेते हैं किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट बात, तो क्या बोलेंगे कि इन यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कैसा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हो तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, एब्सेंट होते हैं। और इस सेल ऑर्गेनेल की खास बात क्या है, इसका कोई पूछे तुमसे कि इसका काम बताओ क्या है, तो तुम सिंपल एक वर्ड में क्या बोलोगे कि दे अलाउ सेपरेशन ऑफ, क्या? दे अलाउ सेपरेशन ऑफ, किस चीज का सेपरेशन, डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट फंक्शंस that are being performed by the cell, that are being performed by the cell। देखो बच्चों, ये है हमारा क्विक रिवीजन सीरीज, तो इसमें हम ज्यादा डायग्राम बना के बात नहीं करेंगे। अब बात आती है क्या कि ये सेल ऑर्गेनेल्स कितने तरह के होते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जो मेजर सेल ऑर्गेनेल्स है उनका मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं किसी का नाम लिखूंगा तो वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हम बात करेंगे गोल्गी एपैरेटस का, गोल्गी एपैरेटस। फिर बात आएगी माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर बात आएगी प्लास्टिड की। फिर बात आएगी सेंट्रियोल की। फिर बात कर रहे होंगे हम राइबोसोम के बारे में। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। बात आती है कि क्या बस इतने ही सेल ऑर्गेनेल्स है? नहीं, एक और भी तो है, सुसाइडल वेव। कौन सा? लाइसोसोम्स। तो इनके बारे में इंडिविजुअली हम सबके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम शुरू करते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी से नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल जिसके हम बारे में बात करेंगे वो कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। किस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मैच करता है, क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था। किससे बना हुआ था? फैट्स या फिर बोलो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बना था। वैसे ही ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना हुआ है? फैट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फैट से।
और क्या इसको अगर अच्छे शब्दों में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे कि इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। किससे बना हुआ है? मेड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये है क्विक रिवीजन सीरीज, आपसे एग्जाम में डायग्राम नहीं पूछेगा। बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप कितना होता है, तो ये होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात आती है कि नाम कैसे पड़ा इनका, स्मूथ और इनका रफ, तो ये डिसाइड किया कि किसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या? राइबोसोम प्रेजेंट होगा इसके सरफेस पे, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम क्या होगा? एब्सेंट होगा। राइबोसोम क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो कोई ना कोई फंक्शन तो कर ही रहा होगा। तो यहाँ पे राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे राइबोसोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन इन सेल। तो आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग में कौन हेल्प करता है, तो आप क्या बोलोगे? राइबोसोम्स। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन एक तरह से क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बात आती है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने तो बोल दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस काम हो रहा है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैन्युफैक्चर करता है फैट्स, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स। तो ये क्या मैन्युफैक्चर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैन्युफैक्चर्स फैट्स और लिपिड्स। फैट्स और लिपिड्स को ये मैन्युफैक्चर करता है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है यार कि ये जो फैट्स बना या फिर ये जो प्रोटीन्स बना, इनका फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स? क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं आपसे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे क्या कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो लिपिड और प्रोटीन है इसका फंक्शन क्या है? तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोटीन है, लिपिड है, जो कि सिंथेसाइज्ड हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही तो ये दोनों पार्ट है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोटीन या फिर ये जो लिपिड सिंथेसाइज हुआ है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये यूज होता है किस चीज में? सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्या है? प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेल मेम्ब्रेन के बनने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और क्या काम करता है? ये जो प्रोटीन है ना, ये एक्ट करता है एज अ एंजाइम। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये क्या करता है? प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम। और एंजाइम किस चीज में हेल्प करते हैं? हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनमें कौन हेल्प करता है? आपका एंजाइम हेल्प करता है।
और एक खास बात क्या कि ये जो दोनों प्रोटीन है लिपिड है ये एक्ट एज अ हार्मोन का भी काम करते हैं। आप 11th क्लास में जब पढ़ते हो एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पे क्या डिस्क्राइब करते हो ना कि प्रोटीन वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं और लिपिड वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो क्या बोलोगे, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज अ हार्मोन्स। क्या बोलोगे, मैं यहां पे लिखता हूं इसको, क्या बोलोगे कि बोथ प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन। तो यार आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या कि फंक्शन क्या है ये लिपिड एंड प्रोटीन्स का जो सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट करेंगे। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो पहला फंक्शन क्या हो गया यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, किसके किसके बीच में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। तो फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन क्या लिखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर इसको क्या बोल सकते हो कि बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, ये हो गया एक फंक्शन। और इसका फंक्शन क्या है कि फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन RER। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ था उसका फोल्डिंग भी किसका फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो हम क्या बोलेंगे कि फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर synthesized by rough endoplasmic reticulum। और फंक्शन क्या है कि ये पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि यही फंक्शन किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर हमारे सेल में पॉइजन हो गया है, जहर हो गया है, तो उस जहर को बाहर कौन निकालेगा हमारे सेल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे बॉडी से टॉक्सिक चीजों को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अलग पेन से लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं कि डिटॉक्सिफाई, किसको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स, या फिर बोल सकते हो पॉइजन्स, या फिर बोल सकते हो क्या कि टॉक्सिक एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल। ठीक, तो ये फंक्शन है किसका, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आप देखो क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, या फिर अगर आप क्लास 11th में भी हो तो इतनी चीजें आपको तो पता होनी ही चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। देखो इसमें ही वो भी चीज आ जाएगी जो हम चौथा लिख रहे हैं 4th नंबर पे, क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और फंक्शन तुम क्या बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, प्रोटीन एंड
फैट सिंथेसिस, शायद मेरे तरफ हो रही है बारिश, यस। तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, ये भी किसका फंक्शन हो गया, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नोट करेंगे। फिर हम शुरू करते हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, गोल्गी एपैरेटस के बारे में। जो हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, गोल्गी एपैरेटस। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपैरेटस, तो आपका आंसर क्या होगा, कैमिलो गोल्गी। उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम दिया गया इस ऑर्गेनेल का, गोल्गी एपैरेटस किसके नाम पे, जो इसको डिस्कवर किए थे, कौन किए थे, कैमिलो गोल्गी। कौन, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था किसको, गोल्गी एपैरेटस को। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस का ना कुछ स्ट्रक्चर एक जैसा है, क्योंकि उसमें भी सिस्टर्ने होते हैं, ट्यूब होते हैं, सीट्स होते हैं, और इसके अंदर भी वेसाइकल, सिस्टर्ने और ट्यूब होते हैं, ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर गोल्गी बॉडी हो, किससे बना हुआ है, तो इट कंटेन्स वेसाइकल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टेक्स। जैसे ये एक हो गया, फिर इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, तो ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इट कंटेन्स वेसाइकल्स दैट आर अरेंज्ड, कंटेन्स वेसाइकल्स दैट आर अरेंज्ड। कैसे अरेंज्ड रहते हैं, पैरेलल, पैरेलल इन स्टेक्स, पैरेलल इन स्टेक्स। मैंने बताया ना, एक ऐसे तो उसके नीचे ये एक, उसके नीचे ये एक, उसके नीचे एक, ऐसे अटैच रहते हैं। और इन्हीं स्टेक्स को हम नाम क्या देते हैं, सिस्टर्न्स। इस स्टेक्स को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्न्स। क्या नाम देते हैं, सिस्टर्न्स नाम देते हैं इन्हीं स्टेक्स को। और ये वेसाइकल्स के पास खुद का मेम्ब्रेन होता है। क्यों, क्योंकि गोल्गी बॉडी भी क्या है यार, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो इन वेसाइकल्स के पास भी क्या है, खुद का मेम्ब्रेन होता है। और ये मेम्ब्रेन कभी कभी कनेक्टेड होते हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या, कि इन वेसाइकल्स के पास हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, हैव ओन मेम्ब्रेन। और ये क्या है, कनेक्टेड होते हैं, समटाइम्स कनेक्टेड किससे होते हैं, समटाइम्स कनेक्टेड विथ किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी कनेक्टेड होता है। किस चीज के लिए, वो बाद में बात करेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं किसके बारे में, गोल्गी बॉडी के फंक्शंस के बारे में। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है कि ये कैरी करता है मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज्ड हुआ है। तो अब समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी अटैच क्यों रहता है। क्यों, क्योंकि जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज्ड हुई हैं वो किसके थ्रू जाएंगी, गोल्गी बॉडी के थ्रू ही जाएगी। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका, कि कैरीज मटेरियल्स, क्या पहला फंक्शन क्या है इसका, कैरीज मटेरियल्स। कैसा मटेरियल्स, सिंथेसाइज्ड बाय endoplasmic reticulum to different parts of the cell, to different parts of the cell। एक्चुअली ना मेरी तरफ बहुत तेज बारिश हो रहा है, तो मुझे बार बार डर लग रहा है कि लाइट कट ना जाए। लाइट कटेगी तो हो जाएगा अंधेरा। और ये जो मटेरियल जो ट्रांसफर कर रहा है गोल्गी बॉडी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड हुआ है, वो मटेरियल स्टोर्ड होता है, पैकेज्ड होता है कहाँ पे, वेसाइकल्स में। वो मटेरियल स्टोर कहाँ पे होता है, मटेरियल इज स्टोर्ड या फिर एंड पैकेज्ड इन कहाँ पे, वेसाइकल्स में। कहाँ पे, वेसाइकल्स में। और क्या काम है गोल्गी बॉडी का, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। और एक फंक्शन क्या है गोल्गी बॉडी का,
फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्गी बॉडी से, लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो यार कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल को सिंथेसाइज किया, उससे कनेक्टेड कौन है? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी किसका सिंथेसाइज कर रहा है? लाइसोसोम का। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल सिंथेसाइज होकर आ रहे हैं वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? गोल्गी बॉडी के थ्रू। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है आपका? इन गोल्गी बॉडी से ही हो रहा है। तो लाइसोसोम की अगर बात करें तो वो एक सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? क्लीनिंग द सेल। सेल को साफ कौन करता है? कौन करता है सेल को साफ? लाइसोसोम। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में? हम लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहली बात कि लाइसोसोम बनता है किससे है? तो गोल्गी बॉडी से। किससे? सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कहां से बन गया है? गोल्गी बॉडी से। तो ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा? सिंगल मेम्ब्रेन, ये याद रखेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो खास बात क्या है कि ये वेसिकल एक तरह का क्या है? वेसिकल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम किससे? गोल्गी बॉडी से। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। तो क्या है ये सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लीनिंग द सेल। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। सेल को क्लीन करना। अब सेल को क्लीन करने का मतलब क्या है कि ये किसी भी फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर जाता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इवन ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को भी खा जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसका नाम भी हम क्या देते हैं? सुसाइडल बैग। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख देता हूं। क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है आपका कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं लाइसोसोम्स को? सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स। ऐसा क्यों बोला गया लाइसोसोम को? क्योंकि ये जो सेल है ना खुद के ही सेल को डैमेज कर देते हैं, डेड कर देते हैं, जब भी चांस मिलता है उनको बस्ट आउट कर देते हैं। ठीक। तो क्यों बोला गया इनको? क्योंकि ये खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते थे। ठीक। इफ द सेल्स ओन्स मटेरियल गेट्स डैमेज्ड और डेड देयर आर चांसेस दैट लाइसोसोम बस्ट आउट। अगर किसी सेल में खुद का सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है इसका मतलब ये है कि उस सेल के अंदर का लाइसोसोम बस्ट हो चुका है, फट चुका है। फिर से बोल रहा हूं कि अगर किसी भी सेल के अंदर उसका खुद का सेल डैमेज्ड होने लगे इसका मतलब ये है कि उस सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम बस्ट हो चुका है और बस्ट होके उस सारे सेल्स को डाइजेस्ट कर रहा है। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि इफ द सेल्स, या फिर इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो दूसरे तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंपल से शब्दों में एक वर्ड में लिखेंगे क्या कि इट डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ इट्स ओन। अपने ही सेल को क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। कब? जब लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा। तो हम पूरे डिफिनेशन के साथ और भी क्या लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे कि इफ द सेल्स ओन मटेरियल, क्या? इफ द सेल्स ओन मटेरियल, खुद का मटेरियल अगर डैमेज होने लगे, मटेरियल गेट्स डैमेज्ड और डेड, तो इसका मतलब क्या है कि उस सेल के अंदर का देन देयर आर चांसेस
दैट क्या चांस होगा कि उस सेल के अंदर का लाइसोसोम, दैट लाइसोसोम क्या हो गया होगा, फट गया होगा, बर्स्ट आउट, लाइसोसोम बर्स्ट आउट, और क्या किया होगा, डाइजेस्ट कर गया होगा सेल्स को, बर्स्ट आउट, दस डाइजेस्टिंग द सेल। तो इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बेग भी बोलते हैं। अब बात आती है कि मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या बोला कि ये जो लाइसोसोम है सेल को क्लियर करता है, क्लियर इन द सेंस कि फॉरेन मटेरियल्स को क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर जाता है। तो बात आती है कि हाउ लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल्स दैट इंटर इन द सेल। सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं, लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कैसे कर पाता है, हाउ। तो लाइसोसोम ऐसा कर पाता है क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि उन मटेरियल्स को ब्रेक कर देते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो कि सिंथेसाइज्ड हुए रहते हैं किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पैकेज्ड हो जाते हैं किसमें, लाइसोसोम में, बाय द गोल्गी बॉडी। मैंने क्या बोला कि लाइसोसोम ये काम इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि ब्रेक कर देते हैं मटेरियल्स को और डाइजेस्ट कर जाते हैं। वही एंजाइम सिंथेसाइज्ड किससे हुए रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पैक किस में हो जाते हैं, लाइसोसोम में, किसके द्वारा, गोल्गी बॉडी के द्वारा। मैंने क्या बोला कि वो जो एंजाइम्स हैं, मैंने क्या बोला कि जो एंजाइम्स हैं वो कहां सिंथेसाइज्ड हुए, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो क्या हो गए, पैकेज्ड के फॉर्म में, एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम, और लाइसोसोम